अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, जो कि हमने कुछ पहले सेशन में कर ली है और जो बकिया है वो इस सेशन में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ग्रुप्स में तकसीम करना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को साइंटिस्ट ने, या हम कह सकते हैं केमिस्ट ने, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब एक, और सैकेराइड लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शुगर के लिए। मोनोसैकेराइड। उसी तरह अगर दूसरी ग्रुप को देखें या दूसरी क्लासिफिकेशन को देखें, उसे कहा जाता है डाई सैकेराइड। डाई का मतलब 2 और सैकेराइड का मतलब शुगर। और अगर 3 मिलेंगे तो ट्राईसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। अगर ब्रॉडर टर्म को देखें तो यहाँ पे टर्म इस्तेमाल होती है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और जो हमारे पास तीसरा ग्रुप है या तीसरी कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। इसमें से मोनोसैकेराइड हम पहले सेशन में कर चुके हैं। मोनोसैकेराइड जो है ये हमने पहले सेशन में कर लिया है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। ये हमारे पास या तो अल्डिहाइड शुगर्स हैं, या फिर ये हमारे पास कीटोनिक शुगर्स हैं। आल्डो शुगर जिसे कहते हैं और कीटो शुगर कहते हैं। दूसरा, आपके बुक पे इसके फिज़िकल करैक्टर्स में बताया है कि ये हमारे पास स्वीट होते हैं, टेस्ट में मीठे होंगे, स्वीट इन टेस्ट, और सोलूबल होते हैं वाटर के अंदर, सोलूबल इन वाटर। एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ी थी इसमें ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन हमारे पास शुगर है। फ्रक्टोज 6 कार्बन शुगर है। अब ग्लूकोज हमारे पास आल्डो शुगर है, यानी इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा, और फ्रक्टोज हमारे पास कीटो शुगर है, यानी कीटोनिक ग्रुप होगा। गैलेक्टोज, ये तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। और 5 कार्बन में अगर एग्जांपल लें तो राइबोस। तो पहले हम ड्रा कर लेते हैं स्ट्रक्चर इन तीनों का, ठीक है, क्योंकि फर्दर जो हम कंपाउंड बनाएंगे उनमें ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ग्लूकोज हमारे पास चूँकि सोल्यूशन में है तो हमारे पास रिंग फॉर्म में होंगे। तो ग्लूकोज का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ग्लूकोज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, और ये हमारे पास एक ग्लूकोज का रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर बन गया है। यहाँ पे H, OH, H, OH,
कार्बन नंबर 3 पे इनकी ओरिएंटेशन ऑपोजिट होगी, H OH H H और OH। तो ये हमारे पास रिंग फॉर्म आ गई है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। इसी तरह अगर हम देखें फ्रक्टोज को, पहले हम गैलेक्टोज का ड्रा कर लेते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है तकरीबन सिमिलर है, दोनों आल्डो शुगर्स हैं। ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में फ़र्क है कि कार्बन नंबर 3 की इसके भी यानी पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की ओरिएंटेशन है और साथ ही कार्बन नंबर 4 के भी ओरिएंटेशन है। यानी कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे सेम ऐसे ही था कार्बन नंबर 2 पे था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये ओरिएंट हो जाएंगे। हाइड्रोक्सल जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेगा हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। तो ये हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया गैलेक्टोज का। सिमिलरली इसी तरह हम यहाँ पे ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज भी हमारे पास 6 कार्बन शुगर है, लेकिन ये रिंग फॉर्म में 5 कॉर्नर रिंग बनाते हैं। ये हम पिछले सेशन में देख चुके हैं कि ये किस तरह से रिंग बनाते हैं। कार्बन 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन 4, कार्बन नंबर 5। तो ये हमारे पास रिंग फॉर्म है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6, CH, OH और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब नोट करिएगा कि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सल अटैच होगा और कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोजन अटैच होगा। 2 पे हाइड्रोक्सल और 5 पे हाइड्रोजन अटैच होगा। तो ये हमारे पास रिंग फॉर्म आ गया फ्रक्टोज की, ग्लूकोज की रिंग फॉर्म, गैलेक्टोज की और फ्रक्टोज की। उसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज 6 कार्बन रिंग है, जबकि फ्रक्टोज जो है ये हमारे पास 5 कॉर्नर्ड रिंग है। अब यहाँ पे फर्दर हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म आ जाता है। अब होगा क्या कि अगर तो हाइड्रोजन हमारे पास ऑक्सीजन की जानिब मौजूद है तो ये हमारे पास है अल्फ़ा ग्लूकोज, लेकिन अगर ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस हो जाती है हाइड्रोक्सल के साथ तो उस केस में ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। यानी ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4,
कार्बन 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 6। सारा ग्लूकोज वैसे ही है, बस कार्बन नंबर 1 पे क्या होगा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोक्सल रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोक्सल की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास फर्दर न्यू मॉलिक्यूल बन गया, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है। तो दो किस्म के ग्लूकोज आ गए हैं, कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की पोजीशन रिप्लेस होने की वजह से। एक को हम कह रहे हैं अल्फ़ा ग्लूकोज और दूसरे को हम कह रहे हैं बीटा ग्लूकोज। इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, ये जो बाद में हम फर्दर डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स को, उनमें इस अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का पता होना ज़रूरी है क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास है मोनोसैकेराइड यानी सिंपल शुगर जिन्हें हम कहेंगे। ये फर्दर जो है हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते और यानी टूटेंगे नहीं और फर्दर स्मॉलर सिंपल शुगर्स में ये डिवाइड नहीं होंगे। अब आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सैकेराइड हम कहते हैं शुगर। तो जब हमारे पास कुछ मोनोसैकेराइड या कुछ सिंपल शुगर आपस में अटैच हो जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो उसे हम कहेंगे कि वो जो नया हमारे पास मॉलिक्यूल बना है वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड है। कैसे, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे सिंपल जो ओलिगोसैकेराइड है वो हमारे पास है डाइसैकेराइड, उसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड। डाई का मतलब दो और सैकेराइड का मतलब शुगर्स। जब दो मोनोसैकेराइड या दो सिंपल शुगर आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो नतीजे में हमारे पास नई शुगर बनेगी, नया कार्बोहाइड्रेट बनेगा, उसे हम कहेंगे वो हमारे पास डाइसैकेराइड है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डाइसैकेराइड किस तरह से बनते हैं। डाइसैकेराइड अगर आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और दूसरा आपके पास फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल भी कौन सा ग्लूकोज का, अल्फ़ा ग्लूकोज, ठीक है, यानी इसका हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन वाली साइड की तरफ ओरिएंट होगा, तो इसे हम कहेंगे अल्फ़ा ग्लूकोज। तो जब एक अल्फ़ा ग्लूकोज रिएक्ट करेगा एक फ्रक्टोज के साथ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ये ले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। देखें इसका हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन वाली साइड की यानी तरफ ओरिएंट है, उसकी जानिब है, तो इसलिए हम कहेंगे ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है। जब एक अल्फ़ा ग्लूकोज रिएक्ट करेगा एक फ्रक्टोज के साथ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ये हमारे पास फ्रक्टोज बन गया। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ही हर तरफ अटैच होंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है जिनके दरमियान रिएक्शन होगा वो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। होता क्या है कि हमारे पास एक का हाइड्रोक्सल ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन होते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हाइड्रेशन हुई है यानी पानी बना है और इनकी डिहाइड्रेशन हो गई है, इनसे जो है पानी रिमूव हो गया है। तो डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन हुई है यहाँ पे, यानी यहाँ पे पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो गया जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन नंबर 1
और कार्बन नंबर 2 के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और दोनों कार्बन एक ही ऑक्सीजन को शेयर करेंगे जो कि बाकी पीछे रह गया है। तो दोनों यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन को शेयर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो नया मॉलिक्यूल हमारे पास वजूद में आया है, ये पूरा एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल जो बना है, इसे हम कहेंगे ये डाइसैकराइड है, क्योंकि इसमें 2 शुगर्स अटैच हैं, एक 6 कॉर्नर्ड और दूसरी 5 कॉर्नर्ड शुगर हमारे पास अटैच है। हमेशा याद रखिएगा कि डाइसैकराइड जब भी बनेगा तो हमारे पास शुगर जो है वो रिंग फॉर्म में होगी, ना कि स्ट्रेट चेन में होंगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डाइसैकराइड बना है इसका नाम है सुक्रोज, इसे हम नाम देते हैं सुक्रोज। ये सुक्रोज वही है जो हम चीनी खाते हैं जिसे टेबल शुगर कहते हैं, या हम गन्ना खाते हैं शुगर केन, उसके अंदर जो रस के अंदर, उसके रस के अंदर जो मिठास होती है वो बेसिकली सुक्रोज की वजह से होती है, या जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो यही डाइसैकराइड होता है जिसे हम सुक्रोज कहते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि डाइसैकराइड किस तरह से बनते हैं। अब ये हमारे पास कार्बन 1 और कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज का जो आपस में अटैच हुए हैं ऑक्सीजन के थ्रू, तो हम कह सकते हैं ये बॉन्डिंग बेसिकली बन रही है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। यही बॉन्डिंग जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बनती है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है या लिंकेज बनती है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी है किसमें, अल्फ़ा कार्बन के कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के दरमियान। तो ये जो बॉन्ड है या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसे हम नाम देंगे अल्फ़ा 1 2। अल्फ़ा क्योंकि कार्बन जो है इसमें अल्फ़ा इस्तेमाल हुआ है, अल्फ़ा फॉर्म, अल्फ़ा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सॉरी। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पे एक डाइसैकराइड जो है बना लिया है, जो इस केस में हमारे पास सुक्रोज है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारे डाइसैकराइड हैं जो कि अपनी अपनी जगह अहमियत रखते हैं। जैसे हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज, उसके अलावा हमारे पास माल्टोज है। तो पहले हम लैक्टोज बनाते हैं। लैक्टोज जो है हमारे पास बेसिकली ये बनता है ग्लूकोज और गलैक्टोज के दरमियान रिएक्शन की वजह से, ग्लूकोज और गलैक्टोज के दरमियान रिएक्शन की वजह से। लेकिन इस केस में जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो बीटा फॉर्म में होता है। तो इस केस में हमारे पास जो ग्लूकोज है वो बीटा फॉर्म में है। तो यहाँ पे अभी हम ड्रा कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे चूँकि बीटा कार्बन है हमारे पास, इसका हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन की तरफ होगा और हाइड्रोजन दूसरी तरफ ओरिएंट होगा, और इस साइड पे हमारे पास गलैक्टोज मौजूद होगा। तो हम जानते हैं कि गलैक्टोज जो है या इसके कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 पे ओरिएंटेशन है किसकी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की, बाकी कार्बन्स के मुकाबला में। तो यहाँ पे गलैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, यहाँ पे कार्बन नंबर 6 है। कार्बन नंबर 4 पे एक साइड पे हाइड्रोक्सल अटैच है, जबकि दूसरी साइड पे हाइड्रोजन अटैच है। होगा क्या कि यहाँ पे भी कंडेंसेशन या हम कह सकते हैं डिहाइड्रेशन होगी, कि एक का हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्सल जो है ये मिलेंगे
और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा पानी। पानी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या एक लिंकेज बन जाएगी जिसे हम नाम दे रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो होगा क्या कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान बॉन्डिंग होगी और ये दोनों अटैच होंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, जो एक पीछे रह गया था। तो ये जो हमारे पास बॉन्ड बना है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल बना है, जो दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बना है, इसे हम कहते हैं लैक्टोज, जिसके पास जो कि दो चीज़ों पर, दो मोनोसेक्राइड पर मुश्तमिल है। एक को हम कह रहे हैं ग्लूकोज, जबकि दूसरे को हम कह रहे हैं गलैक्टोज। तो इस बॉन्ड को हम नाम देंगे बीटा, क्योंकि इसमें कार्बन जो ग्लूकोज इस्तेमाल हुआ है वो बीटा फॉर्म में है। बीटा 1 4, कार्बन नंबर 1 जो है ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का, और कार्बन नंबर 4 जो है गलैक्टोज का। बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसके बाद हम देखते हैं माल्टोज। ये भी हमारे पास एक डाइसेक्राइड है। जो माल्टोज है ये भी हमारे पास एक डाइसेक्राइड है। तो अक्सर आप यानी कि बोटल्स वाली दुकानों पे जाते होंगे जहाँ पे बीवरेजेस मिलती हैं, तो वहाँ पे माल्ट पड़े होते हैं, तो उनके अंदर जो शुगर मौजूद होती है वो बेसिकली यही माल्टोज होती है। अब माल्टोज जो है हमारे पास मुश्तमिल होती है दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स पे। इसका मतलब ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें एनर्जी देगी। जब ये ब्रोक होगी तो दोनों मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज के ही देगी। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्लूकोज इस्तेमाल होगा वो है अल्फ़ा ग्लूकोज, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। जबकि दूसरा जो ग्लूकोज है दूसरी साइड पे वो हमारे पास है बीटा ग्लूकोज। 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 और ये कार्बन नंबर 6। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। यहाँ पे चूँकि ये बीटा ग्लूकोज है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सल होगा और इस साइड पे हाइड्रोजन होगा। तो ये हमारे पास ग्लूकोज है अल्फ़ा ग्लूकोज, जबकि ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है। होगा क्या कि कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड बनेगा। क्यों? यहाँ पे रिमूव हो जाएगा पानी का एक मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी और पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो सब के दरमियान जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, यानी पानी के रिमूव होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रह जाएगा, उस एक ऑक्सीजन के साथ दोनों कार्बन जो हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन नंबर 1 भी और कार्बन नंबर 2 भी दोनों अटैच है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये लिंकेज हमारे पास क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसका नाम देखिएगा, नेम हम इसे देंगे जो लेफ्ट साइड पे कार्बन है उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो अल्फ़ा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह अगर आप देखें एक और हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं सेलोबायोस, सेलोबायोस। ये भी जो है तकरीबन माल्टोज की ही तरह का, लेकिन इसमें अल्फ़ा की जगह बीटा ग्लूकोज इस्तेमाल होगा और बीटा की जगह अल्फ़ा ग्लूकोज इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3,
कार्बन नंबर 4, नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। क्योंकि ये अल्फ़ा ग्लूकोज है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्सल, और इस केस में ये बीटा ग्लूकोज है। तो बीटा ग्लूकोज का हाइड्रोक्सल इस साइड पे रखने के लिए क्या होगा कि इसे हमें ओरिएंट करना पड़ेगा, या फिर हम लिख देंगे कि ये देखें, अगर ओरिएंट ना भी करें, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। तो देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल। अब इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर इसके 1 के दरमियान होगी। तो बेसिकली क्या होगा कि इसको ओरिएंट कर दिया जाएगा। जब ओरिएंट किया जाएगा तो उसका हाइड्रोजन और उसका हाइड्रोक्सल जो है एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। यानी ऑक्सीजन वन, 2, 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6 और यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस साइड पे हाइड्रोजन और इस साइड पे हाइड्रोक्सल आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये ओरिएंट हो गया हमारे पास। इस फॉर्म में ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज है और ये हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज है। तो हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सल के साथ और इनके दरमियान बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दोनों अटैच होंगे ऑक्सीजन के थ्रू। तो ये हमारे पास है बीटा, इसको आप लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर देखा जाए जब ये हमारे पास, क्योंकि जब बन रहे हैं तो पानी को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें पानी को ऐड किया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। तो पानी के ज़रिए जब हम मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे पानी ऐड करेंगे, ये दोनों टूट जाएंगे और हमें देंगे ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन यही थी, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन are those substances which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketonic substances। तो ये जब टूटेंगे तो हमें पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और कीटोन देंगे। तो इनकी अहमियत देख लें कि ये हमारे पास सोलुबल हैं। तो ये हमें जब टूटेंगे तो पॉलीहाइड्रोक्सीअल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन देंगे। उसके अलावा ये अगर देखा जाए स्वीट होते हैं टेस्ट में, स्वीट इन टेस्ट, लेकिन लेस स्वीट होते हैं किसके मुकाबले में, मोनोसैकेराइड के मुकाबले में कम स्वीट होंगे और बहुत मुश्किल से लेकिन सोलुबल हो जाते हैं स्पेरिंगली, सॉरी लेस सोलुबल इन वाटर, लेकिन सोलुबल हो जाते हैं ये पानी के अंदर, सोलुबल इन वाटर। तो यहाँ पे हमने डाइसैकेराइड देख लिया, ये एग्जांपल है डाइसैकेराइड की। अगर 3 सैकेराइड मिले, 3 मोनोसैकेराइड मिले तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसे कहोगे ट्राइसैकेराइड। 4 मिलेंगे तो टेट्रासैकेराइड, 5 मिलेंगे पेंटासैकेराइड, 6 मिलेंगे हेक्सासैकेराइड, एंड इस तरह ही चलता जाएगा। और जब कुछ मिलते हैं तो 10 तक अगर मिलते हैं तो हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड है ये, ठीक है। यानी ओलिगोसैकेराइड ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर ये डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड इस्तेमाल हो रहे हैं टर्म्स, ठीक है। और जब इससे ज़्यादा होंगे तो तब हम इस्तेमाल करेंगे टर्म पॉलीसैकेराइड। अब यहाँ पे देख लें कि हर रिएक्शन जो कि हमारे सेल के अंदर होता है वो कैटालाइज एंजाइम्स करवाते हैं। तो हर रिएक्शन के लिए हर एंजाइम कैटालाइज है। तो जो ये रिएक्शन एंजाइम करवा रहा है, इस बॉन्ड को जो एंजाइम बनवा रहा है वो इस बॉन्ड को नहीं बनवाएगा। जो एंजाइम इस बॉन्ड को तोड़ रहा है वो इसको नहीं तोड़ेगा, जो इसको बनवा रहा है इसको नहीं बनवाएगा, और जो एंजाइम इसको तोड़ रहा है वो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। इसके लिए कोई और होगा, इसके लिए कोई और होगा और इसके लिए कोई और होगा।
तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादातर जो है एंजाइम वो होते हैं जो अल्फ़ा 1,2 और अल्फ़ा 1,4 यानी बॉन्ड्स को तोड़ने और बनवाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए माल्टोज और सुक्रोज जो है हम इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। लेकिन जो बीटा और बीटा 1,4 या बीटा 1,2 या बीटा 1,6 जो हमारे पास मौजूद होंगे बॉन्ड्स, उनको तोड़ने के लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो सेलुलोज है उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सेलुलोज में हमारे पास बीटा जो है इस फॉर्म में मौजूद होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अगर हम लैक्टोज को देखें तो जब हम छोटे होते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर लैक्टोज बनता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं लैक्टोज बनना कम हो जाता है। इसी वजह से जब कुछ लोग दूध पीते हैं तो उनके पेट में गैस बन जाती है, ठीक है, और उन्हें डायरिया हो जाता है, यानी लूज मोशन लग जाते हैं और स्टमक के अंदर खिंचाव पैदा होता है, थोड़ी सी पेन फील होती है उनको। लेकिन कुछ जो है उनको सारी उम्र जो है लैक्टोज बनता रहता है, तो उनको जिनके अंदर लैक्टोज बनता रहता है उन्हें हम कहते हैं लैक्टोज परसिस्टेंट, यानी ये दूध जो है ईजीली जो है डाइजेस्ट कर जाएंगे। और जिनमें लैक्टोज बनना बंद हो जाता है उसे हम कहते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट। तो इसी वजह से कुछ लोग दूध जो है वो पीते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर लैक्टोज बनना बंद हो जाता है। लेकिन चाइल्डहुड में हमारे अंदर ये लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बनता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेज। तो वो एंजाइम जो लैक्टोज को तोड़ेगा उसे हम कहेंगे लैक्टेज एंजाइम। और भी बहुत सारे यूजेस हैं डाइसैकराइड के, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी बुक पे मेरे ख्याल से यही डिस्कस किए गए हैं कि ये हमारे पास शुगर्स हैं जो कि ज़्यादातर फाउंड होते हैं लिंक पेयर में, जिसे डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड, और ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जो है हमारे पास पॉलीसैकराइड, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था डाइसैकराइड। अच्छी उम्मीदों के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।